पर्यटन हुआ कोरोना पॉजिटिव। सैलानी बिन धरोहर सूनी। गाइड्स जो है हर साल रिन्यूअल के तौर पे सरकार को 2000 रुपये देते हैं, लाइसेंस रिन्यू होता है। और जब हमारा पर्यटन सीजन चलता है, धंधा चलता है, तो हम इनकम टैक्स भी देते हैं सरकार को। लेकिन जब अब हमारे पास कोई जॉब नहीं रह गया तो सरकार का भी फर्ज बनता है कि टूरिज़्म इंडस्ट्री से जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी मदद की जाए, आर्थिक पैकेज दिया जाए, या जो गाइड्स के या टूरिज़्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के जो लोन्स वगैरह चल रहे हैं, होम लोन वगैरह, इस तरीके के जो लोन्स हैं उनको माफ़ किया जाए। टूरिज्म इंडस्ट्री में हाहाकार। ये काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड है कि किला इस समय के लिए विजिटर्स के लिए बंद रहा है। इनफैक्ट इतना अनप्रेसिडेंटेड है कि जो कुछ हो रहा है वो सब भी असामान्य है। तो उसमें जिन जिन उद्योगों पे गहरा प्रभाव पड़ा है उसमें एविएशन है, पर्यटक है, ये एक बड़े उद्योग हैं। जोधपुर के लिए खास करके और स्पेशली राजस्थान के लिए पर्यटन उद्योग एक मुख्य उद्योग के रूप में है। कब लौटेगी बहार? जाने कहां क्या दिख जाए से प्रमोट हो रही इंडस्ट्री जाने कब सब ठीक होगा के तूफान से गुजर रही है। और इस तूफान की चपेट में हर कोई आया है, रोज कमाने वालों से लेकर सरकार के राजस्व तक हर वर्ग। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। वर्ल्ड टूरिज्म के नक्शे पर राजस्थान देश के मुकुट की तरह है, पर यह मुकुट आज फीका नजर आ रहा है। इस मुकुट में जड़े तमाम हीरे आज अपनी चमक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुछ मुखर हैं और कई चुप हैं, पर डर रात को सोने नहीं देता। आज प्राइम डिबेट में बहस नहीं, चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि जिम्मेदार कान सुने, जिम्मेदार आंखें देखें। सबसे पहले आज के प्राइम सवाल नंबर 1। देखिए, बड़ी संकट की घड़ी है, खासकर उनके लिए जो टूरिज्म इंडस्ट्री में रोज की कमाई पर टिके हैं। ऐसे में संकट की घड़ी में उनके लिए क्या मरहम हो सकता है? सवाल नंबर 2। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट आती है, धीरे धीरे टूरिज्म भी पटरी पर लौटेगा, लेकिन कैसे ये धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगी और कैसे उस पटरी तक टूरिज्म इंडस्ट्री पहुंच पाती है, ये एक अहम सवाल है। और सवाल नंबर 3। फुली फ्लेजेड बहार। मान लीजिए कि ये पतझड़ का मौसम है, तो बहार आएगी और बहार भी किसी न किसी दिन अपने चरम पर होगी। ऐसे में वो टूरिज्म की बहार जिसका प्रदेश आदी है, वो उसका इंतजार कब तक? और एक बड़ा पैनल इस वक्त मेरे साथ डिबेट में चर्चा के लिए जुड़ रहा है। विश्वेंद्र सिंह जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पर्यटन मंत्री हैं। स्वागत करता हूं विश्वेंद्र सिंह जी आपका। मनीष गिलुंडिया जी होटल व्यवसायी हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुधीर गुप्ता वन्यजीव एवं टूरिस्ट प्रमोटर हैं और अभिषेक शर्मा परफॉर्मर हैं, खुद का म्यूजिक बैंड है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अभिषेक, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। देखिए, म्यूजिक बैंड या वो कलाकार जो संगीत के क्षेत्र से जुड़ा हो, उसका दो अहम काम होता है, एक रियाज और दूसरा परफॉर्म। रियाज करने के लिए तो बहुत समय इस वक्त मिल रहा है, लेकिन परफॉर्म कौन कहां कैसे करें? कुछ जो नामी हैं वो खींच ले जाएंगे, लेकिन जो महोत्सवों पर टिके हों या फिर आयोजनों पर टिके हों, उनका क्या? आप तक क्या क्या कहानियां पहुंच रही हैं? शुक्रिया सर, पहले तो मुझे डिबेट में बुलाने के लिए। सर, आपने जो क्वेश्चन मुझसे पूछा सर, बहुत सही पूछा, क्योंकि सर अभी जिस तरह से परिश्रम हम लोग कर पा रहे थे वो अब नहीं हो पा रहा है। कई सारे शोज जो है कार्यक्रम की वजह से जो हमारे कैंसिल हो चुके हैं, चाहे शादी समारोह के शो हो, चाहे वो रेस्टोरेंट्स में इवेंट्स वगैरह के हो या कोई शो हो, लाइव शो हो, हर तरह के शोज कैंसिल होने सर पेमेंट अटक गए हैं, कई तरह की समस्याएं हमारे सामने आ रही है। सर दूसरा कोई परिश्रम दिख नहीं रहा है, क्योंकि स्कूल में टीचिंग करके हम लोग कमाते थे या उसके जरिए हम लोग कुछ अर्न करते थे, तो सर वो भी अब बंद हो चुका है। तो एक्चुअली हमारे जो जितने भी काम हैं वो तो सर अब लॉकडाउन के जस्ट एंड पर आएंगे। अगर स्कूल खोलते हैं या शोज खोलते हैं, रेस्टोरेंट खोलते हैं, तो वो सब एंड में होगा। तब तक के लिए सर हर कोई यही बोल रहा है कि क्या करें, क्योंकि सरकार सर उनकी तरफ देख रही है जो कि हाँ एक बिजनेस चलाते हैं या दुकानें चलाते हैं, उन सब का तो ठीक है। गरीबों को उनका लाइक मजदूरी देना या जो भी उनके तक आर्थिक पैकेज पहुंच रहा है वो सब चीज उनका देख रही है। लेकिन कलाकार परफॉर्म करेगा तो उसे पैसे मिलेंगे। फिलहाल ऐसे कई कलाकार होंगे अभिषेक आपकी जानकारी में भी जो इस समस्या से जूझ रहे हैं।
सर कई सारे हैं सर, आए दिन कितने सारे आर्टिस्ट से बात होती है कि क्या करें, क्योंकि सर रिकॉर्डिंग भी हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास पैसा हो। ठीक है, किसी भी तरह से हम लोग परिश्रम तभी कर सकते हैं ना जब हमारे पास आर्थिक सहायता हो कि हाँ हम किस तरह से आगे बढ़े। ठीक है अभिषेक। मनीष गिलुंडिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जब हम बात करते हैं होटल इंडस्ट्री की, तो हो सकता है कई लोगों के दिमाग में एक खाका आए कि चमकता धमकती सी इमारत हो और उसमें एक कमरा होगा जिसमें पलंग होगा, एसी चल रहा होगा, लेकिन उसके पीछे वेटर, रिसेप्शन, लॉन्ड्री बॉय, बेल बॉय, गार्ड, ये तमाम लोग होते हैं। जब होटल बंद है तो ऐसे लोग जिनकी संख्या होटल व्यवसायियों से ज्यादा है वो भी जूझ रहे होंगे, क्योंकि इनमें से कई तो ऐसे होंगे जो सैलरी पर ही टिके हैं, इनके अपने परिवार हैं। जी जी सर, देखिए, मैं जहां तक आपको रोजगार के संबंध में आपको बता देता हूं, 2019 में 8.1% टूरिज्म एम्प्लॉयमेंट अपने राजस्थान में था। ठीक है ना, और हर साल ये 2% के हिसाब से इंक्रीजमेंट हो रहा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के रूप में। पर्यटन को एक बहुत बड़ा क्षेत्र देखा जाना चाहिए, न केवल रोजगार के संबंध में बल्कि सरकारी रेवेन्यू के रूप में भी। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, अभी अपन ने लीकर शॉप खोली। ठीक, लीकर शॉप खोली तो सरकार को कितना राजस्व हुआ। अगर पर्यटन अगर राजस्थान में आते हैं तो सर उनसे कितना फायदा राज्य सरकार को होगा। दूसरा, नहीं, लेकिन मेरा ये भी निवेदन है, देखिए कि इतना एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, मनीष जी, हम इतना वन साइडेड generation बात हो रहा तो है। नहीं कर सकते। आप हाँ, भी बोलिए। जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूं कि ये इतना फिजिबल नहीं है। अगर कोई आता भी है तो वो 14 दिन के क्वारंटीन पीरियड में चला जाएगा। ये इतना आसान नहीं है कि महज हम बोल दें। लेकिन इसके बावजूद भी अगर जूझना है या लड़ना है तो वो कैसे होगा आपकी नजर में? जी देखिए, हमारे यहाँ राजस्थान में अतिथि देवो भव परंपरा रही है। कोई भी अतिथि आता है तो हमें उनका स्वागत, अब पूरा तरीका हमें चेंज करना पड़ेगा। अबे हमें नमस्कार, जो हमारा मूल मंत्र था, हाथ जोड़कर नमस्कार करके हमें आमंत्रित करना पड़ेगा। पहले जो हम तौर तरीके अपनाते थे उसमें बहुत परिवर्तन हो जाएगा। अब हेल्थ केयर पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हर कस्टमर को और हमारे जो जितने भी एम्प्लॉयज है उनका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आते ही उनका सैनिटाइजेशन करना, उनका टेम्परेचर लेना, ये हमारा एक आम रूटीन हो जाएगा। नमस्कार की महामुद्रा में उनको अवगत करना, मोटे तौर पर ये एक हमारा आम guideline रूटीन हो अगर जाएगा। पर्यटन इंडस्ट्री को भी दे दी जाए तो पर्यटन इंडस्ट्री उसे फॉलो करने के लिए तैयार है। एक तरह से ये पटरी पर आना होगा, पूरी तरह पटरी पर लौटना भले ही फिलहाल ना हो, लेकिन उम्मीद यही है कि इस तरह की चीजें होटल इंडस्ट्री इस वक्त सोच रही है। ठीक है, डॉक्टर सुधीर गुप्ता, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर सुधीर गुप्ता, मेरा सवाल आपसे भी बेहद सिंपल मैं रखना चाहता हूं। जब राजस्थान के पर्यटन की बात होती है तो उसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए हैंडीक्राफ्ट, या फिर मान लीजिए कलाकार, या फिर मान लीजिए वो लोग जो एक ऊंट लेकर सड़कों पर निकलते हैं इस उम्मीद में कि कोई बच्चा बैठेगा और 50 रुपए मिलेंगे तो मैं शाम को शायद अपने परिवार के लिए थोड़ा सा आटा लेकर जा सकता हूं। इस तरह के बहुत से लोग होंगे। साथ ही वो छोटी छोटी दुकानें जो मोमेंटोस बेचती हैं, चित्तौड़गढ़ चले जाएंगे तो हमें वहां पर टॉवर का मोमेंटो मिलेगा। तो ये तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं, पर स्ट्रगल किस तरह से कर रहे हैं? मुझे लगता है कि कोरोना के जब भी ये इसका प्रकोप है थोड़ा सा कम होगा तो 6 या 7 महीने में ये सब तो वापस रोजगार अपना पालेंगे। लेकिन जो मुझे लगता है कि ये एक मौका है कि हम अपने टूरिज्म इंडस्ट्री को नए सिरे से खड़ा करें। जैसे आपने कहा कि राजस्थान के मुकुट में सारे हीरों की चमक पड़ी हुई है, तो एक नया हीरा भी लगाया जा सकता है, वो है कोटा का। क्योंकि कोटा के साथ में जुड़ी हुई टूरिज्म की बहुत सारी संभावनाएं हैं। ओके। यहाँ का जो टाइगर रिजर्व है वो शायद अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत जल्दी क्लिक करेगा। और एक जो सबसे बड़ा उसके साथ में प्लस पॉइंट है वो है कि यहाँ चंबल नदी से टाइगर देखा जा सकता है। ऐसा एक्सपीरियंस शायद विश्व में कहीं नहीं और हो सकता। इसके अलावा ये सारी चीजें जो हमें जो पीरियड मिला है 6-7 महीने का, जबकि हम चाह के भी बहुत कुछ नहीं कर सकते, तो हमें तैयारी करनी चाहिए कि कोटा को किस तरह से प्रमोट करना है। और साथ ही प्रमोट करने के तरीके भी बदलने चाहिए। क्योंकि अब आप चाहें कि हम जो विश्व के जो बड़े बड़े
प्लेयर हैं इस क्षेत्र में उनसे कॉम्पीट कर लें और अपना तरीका वही पुराना रखें कि हम चाहें कि साहब ऊंट पे बच्चे को बिठा करके और हम टूरिज्म में अपनी पहचान और जगह बनाएंगे। ये बेशक आपकी बात सही है कि ऊंट के बच्चे पे रख करके कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा और उसकी जो ताकत है, स्केलेटन है, वो स्ट्रांग होगा। लेकिन हमें अब जब ये आप राजस्थान के स्तर की एक परिचर्चा कर रहे हैं, प्लान की तो बात हमें कर रहे हैं, मैं सोचना चाहिए प्रेजेंट कि हमें सिनेरियो नया की बात क्या कर रहा हूं, करना लेकिन होगा। मुझे खुशी इस बात की है डॉक्टर सुधीर गुप्ता कि आप कम से कम एक रियलिटी को देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस कंडीशन में भी सीढ़ी के सबसे नीचे की जो पायदान होगी वो स्ट्रगल कर रही होगी। आपके फ्यूचर प्लान में भी वो पोर्शन स्ट्रगल तो शुरुआत में करेगा ही, लेकिन इस वक्त वो क्या करे? इस वक्त तो वो मुसीबत में है। हम जब दुनिया भर की मुसीबत देख ही रहे हैं तो हम उनकी भी बात तो सोचेंगे ना सर। डेफिनेटली, हाँ। एक डॉक्टर होने के नाते मैं इस चीज को मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ सकता हूं जी, क्योंकि हिंदुस्तान ने लॉकडाउन करके और ये सारी की सारी आर्थिक गतिविधियों करके जो कुछ भी प्राप्त किया है वो वाकई सब्सटेंशियल है, ठोस है। लेकिन अब इसको आगे बढ़ाने की कोई तुक नजर नहीं आती, क्योंकि दो बड़ी चीजें हमने हासिल कर ली हैं। हमने ये हासिल कर लिया है कि हमारे हॉस्पिटल्स वो स्ट्रांग हो जाएं और हमारा जो मैन पावर है जो हॉस्पिटल्स में काम करता है वो कोरोना को किस तरह से डील करना है इसको समझ जाए, और साथ ही जो आम आदमी है वो ये जान जाए कि उसे कोरोना से बचाव के लिए क्या क्या करना होगा, हाथ धोना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना। तो अब इसको विराम देना होगा। हमें ये चाहिए कि हम बहुत जल्दी अब ये जो एक बहुत बड़ा फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप है कि हमने फ्लाइट शुरू कर दी है। हाँ, इसके अलावा अब तो देखिए मतलब इनिशियली आप इस चीज में रास्ता देख रहे हैं कि अगर डोमेस्टिक फ्लाइट चालू हुई है तो एटलीस्ट डोमेस्टिक टूरिज्म को चालू करने का एक गाइडलाइन बनाई जाए, उसका एक तरीका सोचा जाए ताकि जिन लोगों के पास रोजगार अभी फिलहाल नहीं है उन्हें एक रोजगार का प्लेटफॉर्म मिल पाए। मोटे तौर पर मैं आपकी बात को समझ गया। विश्वेंद्र सिंह जी, मैं सबसे पहले तो आपसे माफी चाहता हूं कि थोड़ा देर से आया, लेकिन दरअसल आप ही के विभाग से जुड़ी तमाम तरह की समस्याओं पर मैं एक बार की सबसे बात कर लेना चाहता था, इसके बाद आना चाहता था। विश्वेंद्र सिंह जी, आपको याद होगा ऊंट महोत्सव में एक ग्रामीण महिला अंग्रेजी बोलकर सुर्खियां बटोरती है और दुनिया भर के खासकर अपने प्रदेश के नेताओं ने भी उस वीडियो को ट्वीट किया था और गर्व महसूस किया था। लेकिन आज वो महिला क्या कर रही होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है अपना परिवार चलाने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रदेशवासियों की ईद की शुभकामनाएं देना चाहूँगा और उससे बाद में मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा जो भी पैनलिस्ट हैं सभी से कि कोविड-19 के चलते हम लोगों को लॉकडाउन तो खत्म हो जाएगा 1 तारीख को, हम लोगों को नए सिरे से पर्यटन को उठाना होगा। और जैसा अभी आपने महिला के बारे में कहा, भरतपुर में भी बर्ड सेंचुरी जो है वहां के भी जो रिक्शे वाले हैं जो टूरिस्ट को ले जाते हैं वो 3 भाषाएं जानते हैं, फ्रेंच जानते हैं, जर्मन जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, इटालियन जानते हैं, 4-5 भाषाएं जानते हैं। लेकिन पहली चीज आप जो हम लोगों को दिमाग में लानी पड़ेगी कि हमको कोविड-19 के साथ जीना सीखना पड़ेगा और किस तरीके से हम पर्यटन को रिवाइव कर सकते हैं। देखिए, विदेशी पर्यटन तो अपन बैक बर्नर पर रख दें अभी, ठीक है, क्योंकि दिसंबर तक के कैंसिलेशंस आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन मैं ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूं और मेरा ये कहना है कि हमको डोमेस्टिक टूरिज्म जो है उसको चालू करना चाहिए। पिछले कुछ दिन पहले मेरी आदित्य ठाकरे जी जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के और सेंट्रल टूरिज्म मिनिस्टर पटेल साहब से बात हुई, उन सब से मेरी बात हुई है कि हम लोग आपस में मिलकर के अक्रॉस पार्टी लाइंस, कोई क्यों टूरिज्म के लिए कोई पार्टी लाइन नहीं है। टूरिस्ट ये नहीं देखता कि वो कौन कैसे राज्य में जा रहा है, किसकी सरकार है, किसका, वो तो आकर्षण हम। और दूसरा बहुत जरूरी चीज ये है, सबको इंटीग्रेट करके काम करना पड़ेगा और नए सर्किट बनाने पड़ेंगे। जैसे अभी आप जैन साहब कह रहे, महानुभाव कह रहे थे कि कोटा में नया सर्किट बन सकता है, हम भरतपुर में नया सर्किट बना सकते हैं, अलवर में बना सकते हैं, धौलपुर में बना सकते हैं। और उससे, लेकिन इससे सबसे जरूरी चीज यह है कि हम व्यक्ति जो भी सैलानी हो, चाहे देशी हो या विदेशी हो,
नहीं, उनको लेकिन ये एक दिमाग में फ्यूचर प्लान तो security ला होना ही सके चाहिए। कि और हम आपकी लोग बातचीत से लग रहा है कि आप किसी राजस्थान गाइडलाइन में या सारी प्लानिंग की तरफ आप देख भी रहे हैं। लेकिन इनिशियली जैसे आपकी पार्टी के बड़े लीडरान ने ये कहा कि जैसे मजदूर हैं उनके खाते में सीधा पैसा चले जाए। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कोई समोसे की दुकान लगाता था सर किसी इमारत के बाहर या किसी किले के बाहर, वो आज समोसा नहीं बेच पा रहा है, वो न जाने क्या कर रहा होगा। मैं कह रहा हूं क्या इस वक्त उनके लिए आपकी नजर में कोई चीज है? देखिए, मैंने मुख्यमंत्री जी से इस मामले में बात की है और मैं जितने भी चाहे गाइड्स हों, चाहे जो नीचे तबके के बेचारे हमारे चाहे रिक्शे वाले हों, चाहे आप जैसे बता रहे समोसे वाले हों, उन लोगों के लिए कोई ना कोई पैकेज देने की बात करी है। दूसरी चीज ये, हमको डोमेस्टिक टूरिज्म जैसा मैंने कहा चालू करके वीकेंड टूरिज्म चालू करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है, मैंने पहले भी कह चुका हूं और अब दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि पहले सेफ्टी तो आए। ये लॉकडाउन खुलते ही ऐसी बात नहीं है लोग जाना नहीं चाहते, लोग घरों में अपने 2 महीने से बंद हैं, वो निश्चित रूप से बाहर निकलना चाहेंगे, घूमना चाहेंगे, नई जगह देखना चाहेंगे। और एक चीज हमने और करी है कि हम राजस्थान में को जो हमारा पर्यटन के आकर्षण स्थल हैं उनको नए सर्किटों में इंक्लूड करके, ठीक है। और जैसे गुजरात में है, गुजरात में हम उसका एडवर्टाइजमेंट करेंगे गुजराती भाषा में। अच्छा। जिससे कि मध्य वर्ग का जो व्यक्ति है, जो ना अंग्रेजी जानता है ना हिंदी जानता है, वो ये महसूस कर सके कि हमको राजस्थान में हम सेफ हैं और राजस्थान में देखने के लिए क्या क्या है। तो नई टूरिज्म पॉलिसी भी बन रही है लॉकडाउन के कारण, सारी जितनी भी हमारी तो योजनाएं उम्मीद की किरण हमें किस दिन से दिखाई दे सकती है, इस पर मैं आपसे बातचीत के लिए विश्वेंद्र सिंह जी आगे आऊंगा। मैंने देखा था कि मनीष गिलुंडिया जी हाथ उठा रहे थे, वो कुछ जोड़ना चाह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे। मनीष जी क्या कहना चाहते हैं? मेरा ये कहना था कि राजस्थान सरकार से खास तौर से निवेदन है कि जब अपन ने पर्यटन को एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया है तो मात्र किताबों में क्यों, आवश्यकता है कि वो सारे बेनिफिट जो इंडस्ट्रीज को मिलते हैं वो पर्यटन उद्योग को भी मिले। हम पर्यटन उद्योग बहुत कहते हैं लेकिन पर्यटन को कोई फायदा नहीं मिलता। इलेक्ट्रिसिटी का ले लो, अगर आज यहाँ पे कॉमर्शियल रेट सबसे ज्यादा है इलेक्ट्रिसिटी ये तो की, रूटीन वो की मांगे होटल हो में गई। थोप दी जाती है। मेरा मकसद पानी सिर्फ का ये ले है लो, कि वो इस इंडस्ट्रियल रेट ये सबसे जो ज्यादा है। पर्यटन कोरोना हाँ, पॉजिटिव नहीं, हो गया रूटीन की मांगे है नहीं उसको कैसे, देखिए आप जो मांग उठा रहे हैं वो रूटीन की बातें हैं, आप भी इस बात से सहमत होंगे। फिलहाल तो यह है कि किसी तरीके से पर्यटन मांग चालू हो जाए। मैं मांग नहीं उठा रहा हूं सर। चालू के लिए सर अपन को रियायतें भी देनी पड़ेगी। Exactly. ऐसा नहीं है कि बिना रियायतें दिए अपन पर्यटन उद्योग लाभान्वित हो सके। हाँ। क्योंकि ये पहला ऐसा उद्योग है जो सबसे पहले बंद हुआ और सबसे आखिरी में ये खुलेगा। ठीक है। अभिषेक, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। देखिए एक तरह से कलाकार जो परफॉर्म करते हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग में ही होते हैं, लेकिन बैंड के तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कलाकार क्यों सरकारों की नजर से चूक गए? आपको क्या लगता है कलाकार के रूप में? कि कई बार मैं सुनता हूं कि आर्थिक पैकेज सरकार ने हमारे लिए दिया है, बट सर सरकार ने आर्थिक पैकेज में कहीं भी ये मेंशन नहीं किया कि कलाकारों के इस काम के लिए उनको इतना इनका लोन या कुछ भी प्रोवाइड करवाने की जरूरत है या कुछ भी उनके लिए कुछ अलग से फंड दिया हो। ठीक है। इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि कलाकार इस काम के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, बैंक के पास जा सकते हैं। तो सर जब आप सब चीजें बंद कर दोगे तो जो आदमी संगीत सीखता है या डांस सीखता है या फिर एक क्या बोलते हैं आर्ट सीखता है या कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट सीखता है, तो वो बंदा कहां जाए या वो लोग कहां जाए? ठीक है। उनके मन में सर पहले ही आप जानते हैं कि ठीक है अभिषेक, आगे आपकी बात, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है और मुझे विश्वेंद्र सिंह जी से और सवाल पूछने हैं, लेकिन डॉक्टर सुधीर गुप्ता मैं आपके पास आ रहा हूं 30 सेकंड्स, अगर आप कोई बात जोड़ना चाहते हैं तो। सर विश्वेंद्र जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि हमारे टूरिज्म को हमें नए सिरे से नए तरीके से दुनिया के सामने ले जाना है। और मैं बस ये ऐड करना चाहता हूं कि वर्चुअलिज्म और ऑगमेंटेड रियलिटी आजकल पर्यटन की सबसे बड़ी ताकत बनी हुई है। आप जैसे हमारे कोटा के अंदर चंबल नदी के अंदर जो बोटिंग होती है वो बहुत ही खूबसूरत होती है। अगर कोई
इसे वर्चुअलिज्म से एक एक्सपीरियंस कराए कि साहब आप एक बोट में बैठ के इस तरह से चंबल के पास जा रहे हैं, दोनों तरफ इस तरह की खूबसूरत घाटियां हैं, और इस तरह का एक ऐप बनवाया जाए सारी जीपीएस वगैरह के साथ लेकर। ठीक है सर, और ठीक है डॉक्टर सुधीर। विश्वेंद्र सिंह जी, रियलिस्टिकली बातें करते हैं। देखिए, आप अपनी साफगोई के लिए जाने जाते हैं, इसलिए पूरी उम्मीद होती है कि आप जो बोलेंगे दिल से बोलेंगे और डायरेक्ट बोलेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि रियलिस्टिकली स्पीकिंग कब से चीजें पटरी पर आएंगी और वो पुरानी बहार जो पर्यटन ने देखी है राजस्थान में, वो शुरू हो पाएगी? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको 2-3 चीजों से अवगत कराना चाहूंगा जी। कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है उसके बाद, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हमको सेफ्टी मेजर्स पहले लोगों में विश्वास करना होगा। ठीक है। फिर हमको रोड शोज करने पड़ेंगे ऑल ओवर द कंट्री, राजस्थान के लिए टीवी प्रमोशंस करने पड़ेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू करना पड़ेगा कि राजस्थान आप पधारे, आप सेफ हैं राजस्थान में, आपको राजस्थान में नए सर्किट मिलेंगे, उनकी भाषाओं में हम लिटरेचर में अपना जो प्रोपेगेंडा है वो करेंगे। और ये मैं निश्चित रूप से मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी है कि कुछ रियायतें भी दी जाएं, जिससे कि आप चाहे वो 5 सितारा होटल हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे छोटा होटल हो, उन सबको मदद मिल सके। और जो भी आर्थिक पैकेज केंद्र सरकार हमको दे सकती है, उनसे भी बात हुई है, और इसमें मुझे पूर्ण विश्वास है कि केंद्र सरकार भी हमको मदद करेगी, क्योंकि पर्यटन केवल, अगर जो पर्यटक आएगा वो राजस्थान में ही नहीं आएगा केवल। तो क्या किसी तरह की गाइडलाइन बना रहे हैं आप तमाम मोर्चों को शामिल करते हुए? गाइडलाइन ऑलरेडी 3 मीटिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, गाइडलाइन बन चुकी हैं। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, हम उन गाइडलाइनों पर तीव्र गति से काम शुरू कर रहे हैं। और सबसे जरूरी चीज एक मैं आपसे कहना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, और जो पैनलिस्ट बैठे हैं उनको भी निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे बड़ी मदद हमारी जो कर सकता है वो है मीडिया। अगर आप लोग हम लोगों की मदद करें तो हमारा 70% काम आसान हो जाएगा कि राजस्थान इज सेफ। और राजस्थान को सेफ देखने के लिए हर व्यक्ति, चाहे वो रिक्शा चालक हो, चाहे समोसा बिकने वाला हो, चाहे 5 सितारा होटल का मालिक हो, सब लोग चाहते हैं कि हम पर्यटन को वापस पटरी पर लाएं। लेकिन मीडिया का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपकी चैनल हमेशा इसको प्रमोट करेगी। सर, अगर कमी नहीं होगी तो खबर नहीं बनेगी, फिर सिर्फ पॉजिटिव चीजें बचेंगी। हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ पॉजिटिव रहे ताकि हम पॉजिटिव बातें स्क्रीन पर आकर कर पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।